नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं विशाल सर आपके बीच में ट्रांसफार्मर को लेकर के उपस्थित हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल का और इजीली आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या होता है प्यारे मित्रों? ट्रांसफार्मर के बारे में समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है। आज हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही हम तक पहुंच पा रही है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांसफार्मर का कि हमारे घरों में जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा ही हम लोग प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखो, ट्रांसफार्मर के बारे में समझने के पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा को डिस्कशन करते हैं प्यारे मित्रों। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है बिना आवृत्ति व शक्ति में परिवर्तन के। यानी कि फ्रीक्वेंसी व पावर दोनों ही ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहते हैं। और अगर आपसे दोनों में से ज्यादा सही का चुनाव करने के लिए कहा जाए, दोनों ही ऑप्शन में आ जाए किसी प्रश्न के अंदर, और दोनों में से एक का चुनाव करने के लिए कहा जाए, तो आपको फ्रीक्वेंसी लगाने की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी। तो आपके सामने परिभाषा क्या आई? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है बिना आवृत्ति व शक्ति में परिवर्तन के। आप आगे बढ़े। आपने कहा सर ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस किस में परिवर्तन नहीं करता? आवृत्ति व शक्ति में परिवर्तन नहीं करता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा सही का चुनाव करने के लिए आपसे कहा जाए, तो प्यारे मित्रों आपको ज्यादा सही चुनाव करने के लिए कहा जाए तो आप लोग क्या लगाओगे? आवृत्ति। वैसे तो शक्ति भी कांस्टेंट रहती है, आवृत्ति भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन ज्यादा सही के लिए कहा जाएगा तो आप लोग क्या कहोगे? आवृत्ति का को क्या रखता है? ये कांस्टेंट रखता है। प्यारे मित्रों आप आगे बढ़े। आपने कहा सर ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में लेते हैं? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाती है? केवीए में ली जाती है। किस में ली जाती है प्यारे मित्रों? केवीए। आपने कहा सर केवीए का पूरा नाम क्या होता है? मुझे तो ये जानकारी ही नहीं है। तो देखो प्यारे मित्रों, केवीए का पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर। क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में ली जाती है प्यारे मित्रों? केवीए में ली जाती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, जो बच्चे दिमाग में हल्का सा इस क्वेश्चन के बारे में, आपको देखो इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोग वास्तव में एग्जाम को फाइट करने के लायक हैं और आप एग्जाम को इजीली फाइट कर जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर ये बताइएगा, ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो आपने किस में ली? किस में ली? केवीए में ली। तो केवीए में ही क्यों ली? किसी और में ले लेते हैं। बहुत सारी रेटिंग है हमारे सामने। अगर मैं गलती से आपसे उठा करके पूछ लूं प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे उठा करके पूछ लूं कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में ले सकता हूं? मैं केवीए में ले सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि और किस किस की रेटिंग, अगर मैं बोलूं केडब्ल्यू, अगर मैं आपसे बोलूं केवीएआर, अगर मैं आपसे पूछता हूं और भी चीजें आपके सामने आ सकती है। मैं आपसे पूछूं एचपी, ये किसकी रेटिंग है? ये किसकी रेटिंग है? ये किसकी रेटिंग है? ये किसकी रेटिंग है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमने केवीए में ही क्यों ली, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ढूंढोगे तो ढूंढते ढूंढते आपके सामने अनेकों बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है हमारे सामने, इसको क्लियर करेंगे तो हमारे सामने जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों लेते हैं? कितना बढ़िया प्रश्न बन गया देखो हमारे सामने। क्यों लेते हैं? प्यारे बच्चों आपका प्रश्न जो है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों लेते हैं यह है। इस प्रश्न का उत्तर देखो कितने आसानी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहां से पहले तो ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में होता क्या है। प्यारे मित्रों ट्रांसफार्मर में बीच वाला जो भाग होता है वो होता है कोर।
आगे हम लोग स्लाइड के अंदर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं आपके लिए। ट्रांसफार्मर के अंदर जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? कोर बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? वाइंडिंग बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः दो भाग होते हैं वास्तव में, एक तो होता है वाइंडिंग, एक होता है कोर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कोर के अंदर जो हानियां होती है, दो भाग हैं आपके, एक तो वाइंडिंग और एक कोर। कोर में होने वाली जो हानियां होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? नो लोड हानियां। क्या बोलते हैं? नो लोड हानियां, यानी कि इसको बोलते हो आप लोग आयरन हानियां, यानी कि लो हानियां जो होती है, वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? आपकी वोल्टेज पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया आपके सामने। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोर में होने वाली जो हानियां होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो आपने कहा सर इन हानियों को पहले तो ये बोलते हैं नो लोड हानियां, या इनको बोलते हैं लो हानियां या आयरन हानियां, और ये किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर निर्भर करती है। आप आगे बढ़े, अरे सर ये वाइंडिंग जो है इसके अंदर होने वाली हानियों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ताम्र हानियां या कॉपर हानियां। और ये ताम्र और कॉपर हानियां जो होती है इसको I²R हानियां भी कहते हैं। और ये मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? धारा पर निर्भर करती है। वोल्टेज जो होती है उस पर नो लोड हानियां निर्भर करती है। वोल्टेज को हमेशा किसमें ज्ञात किया जाता है? वोल्ट में। वोल्ट को डिनोट करते हैं V से। और अगर आपसे पूछा जाए कि धारा को किसमें ज्ञात किया जाएगा? एम्पियर में। किसमें ज्ञात किया जाएगा प्यारे मित्रों? एम्पियर में ज्ञात किया जाएगा। और एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? A से। यानी कि V और A का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है, वास्तव में ये क्या है? वोल्टेज को दर्शा रहा है। A का मतलब है ये किसको दर्शा रहा है? धारा को दर्शा रहा है। धारा को दर्शाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग में होने वाली हानियां है, कॉपर हानियां, ताम्र हानियां, उसे I²R हानियां भी कहते हैं। और ये किस पर निर्भर करती है? धारा पर। एक हानि तो धारा पर निर्भर करती है, दूसरी वोल्टेज पर निर्भर करती है। और इन दोनों हानियों का मान अगर हमारे सामने इजीली आ जाए तो हम लोग किसी भी मशीन की रेटिंग को निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी मशीन की रेटिंग जो होती है उसमें होने वाली हानियों से डिफाइन होती है। उन्हीं के आधार पर उसमें होने वाली हानियों का पता चलता है। तो हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग थी उसको वास्तव में दर्शाने के लिए V और A का उपयोग किया। लेकिन अगर बड़े आकार का ट्रांसफार्मर में है तो उसमें होने वाली हानियां भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसी कारण से इसके आगे क्या लगा दिया? K लगा दिया। और इसी कारण से ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किसमें ली गई? KVA में ली गई। किसमें ली गई प्यारे बच्चों? KVA में ली गई। ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रकार की हानियां, जिनको आप लोग आयरन हानियां कहते हो, ताम्र हानियां कहते हो, वो वोल्टेज व धारा पर निर्भर करती है, जिनके द्वारा हम लोग, और रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब होता है किसी भी मशीन के अंदर होने वाली हानियों का उसके आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें लेते हैं हम लोग? KVA में लेते हैं। तो ये दिमाग में एकदम फीड कर लीजिएगा इस बात को कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें लेते हैं? KVA में लेते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों लेते हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ढूंढने चले गए तो आपके सामने 5 से 6 प्रश्न निकलेंगे। आप बोलोगे सर कौन कौन से निकलेंगे भाई? भैया पहला प्रश्न तो आपके सामने निकल के आया, एग्जाम में आया, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होगी, कौन सी हानियां वोल्टेज पर निर्भर करती है? लो हानियां। लो हानियों को क्या बोलते हो? नो लोड हानियां, या इन्हें क्या बोलते हैं? आयरन हानियां। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया, इसको लगा देते हैं साइड में। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया, आपसे पूछा गया कि ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां धारा पर निर्भर करती है? ताम्र हानियां, वाइंडिंग में होने वाली हानियां। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा किस हानियों का मान ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे ताम्र हानियों का मान ज्यादा होने वाला है। ताम्र हानियों का मान ज्यादा इसलिए होने वाला है कि इसके कारण क्या होता है? वाइंडिंग गर्म होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो एक प्रश्न की खोज करते करते हमारे सामने अनेकों चीजें आ गई। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों, और चीजों के बारे में भी हम लोग आएंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो इसलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे नई चीजों के बारे में।
आपसे अगला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ट्रांसफार्मर जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो प्यारे बच्चों एक बात आपके दिमाग में हमेशा रखनी है, ट्रांसफार्मर जो होता है अगर उसमें दो वाइंडिंग है, कोई सी भी वाइंडिंग हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलवी, एचवी, अगर उसमें दो वाइंडिंग है तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होने का मतलब है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। अन्योन्य प्रेरण को म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं या इसको सह प्रेरण भी कहते हैं। देखो एक बहुत प्यारी चीज आपसे पूछी जाए एग्जाम में, इस चीज को आप लोग डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। ट्रांसफार्मर में देखो कितनी प्यारी चीज आपके दिमाग में आई, आप इसको इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में यदि दो वाइंडिंग लगी हो तो वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी रहेगी उसे क्या बोलेंगे, लोड से जुड़ी रहेगी उसे क्या बोलेंगे। तो जो सप्लाई से जुड़ी रहती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और जो लोड से जुड़ी रहती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये छोटी सी चीज आपके दिमाग में आई। देखो अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर के अंदर कोर कहां है, तो ये बीच वाला भाग क्या है प्यारे बच्चों, आपके सामने कोर है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोर बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के अंदर जिससे सप्लाई ली जाती है, देखो सप्लाई दी आपने, सप्लाई यानी कि वोल्टेज सोर्स जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हो आप लोग, प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बोलते हो, प्राइमरी। और जिससे लोड जुड़ा रहता है, देखो प्यारे बच्चों लोड जोड़ देते हैं यहां पर, इसे क्या बोलेंगे, हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहां पर डीसी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, डीसी, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो एक बात याद रखना हमेशा, अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत तो हमेशा किसमें लगता है, एसी में लगता है। एसी धारा ही अन्योन्य प्रेरण यानी कि सह प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन को पैदा कर सकती है, डीसी के अंदर यह गुण नहीं है। आगे उसके बारे में डिस्कशन कराऊंगा। तो पहली बार तुम्हारे दिमाग में आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसका सिद्धांत क्या होता है। तो आपने कहा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है, एसी या डीसी पर, तो केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका डिफाइन किसके आधार पर करते हैं, किसके आधार पर देखते हैं कि प्राइमरी ये है सेकेंडरी वह है। भैया जिससे वोल्टेज सोर्स जुड़ा रहेगा, वोल्टेज स्रोत जुड़ा रहेगा उसे बोलेंगे प्राइमरी, और जिससे लोड जुड़ा रहेगा उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी बोलेंगे। तो ये दिमाग में एकदम क्लियर हो गया, पूरी की पूरी परिभाषा। पहले परिभाषा देखी थी, रेटिंग देखी थी, और आगे जाते हुए हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर के अंदर ये सिद्धांत जो होता है उस क्या बोलते हैं उसको। तो एक बात हमेशा दिमाग में रख लेना प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं अन्योन्य प्रेरण को क्या बोलते हैं, तो एक बात याद रखना, इसको सह प्रेरण भी कहते हैं प्यारे बच्चों। सह प्रेरण, एक तो होता है स्वप्रेरण, देखो प्यारे बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, स्वप्रेरण तो स्वप्रेरण अलग चीज है। स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं में पैदा होना, और सह प्रेरणा होता है सहपाठी, दूसरे में प्रेरणा पैदा करना। और दूसरा जब भी आ जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत कार्य कर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण को सेल्फ इंडक्शन। तो याद रखना ट्रांसफार्मर का जब भी प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, हमेशा अन्योन्य प्रेरण को दिमाग में रखोगे। लेकिन अगर आपके सामने एक शब्द आ गया ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर आते ही आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाओगे, स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन। तो आप लोग आप कहोगे सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताओगे म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण या सह प्रेरण। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्यारे बच्चों आप लोग बताओगे स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन। तो दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है और ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम लोग और भी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है।
आपने कहा सर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी थी, लेकिन प्यारे बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी तो लोड और वोल्टेज सोर्स के आधार पर देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम है, तो इसके आधार पर भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डिवाइड कर दिया जाता है दो भागों में, एलवी और एचवी। एलवी वाइंडिंग का मतलब होता है लो वोल्टेज वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग का मतलब होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो प्यारे बच्चों आपको ये डिस्कशन करना है एलवी और एचवी को किसके आधार पर बांटा जाता है, हमेशा दिमाग में रखना एलवी और एचवी को हमेशा फेरों की संख्या के आधार पर देखते हैं। जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है प्यारे बच्चों उसे एचवी कहते हैं और जिसमें फेरों की संख्या कम होती है उसे एलवी कहते हैं। तो याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी वाइंडिंग में, बहुत प्यारी बात अगर आपसे कोई उठा करके पूछ ले कि बताओ ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में, अगर किसी भी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा है, फेरे क्या है, देखो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है फेरे ज्यादा तो वोल्टेज क्या रहेगा आपका, ज्यादा रहेगा। तो याद रखना अगर फेरे बढ़ा दिए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए किसमें फेरे ज्यादा होंगे, एचवी में या एलवी में, आप मुझे बताओ एचवी में ज्यादा या एलवी में ज्यादा, तो आपने कहा सर लो वोल्टेज, जिसकी वोल्टेज कम है उसमें फेरे भी क्या होंगे, कम होंगे, फेरे भी क्या होंगे, कम। और अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, आपसे डिस्कशन किया जाए किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी, तो आप बताओगे एचवी, क्योंकि जिसमें हाई वोल्टेज, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसके फेरे ज्यादा, जिसका वोल्टेज कम उसके फेरे कम। तो कितना इजीली आप लोगों ने डिस्कशन कर दिया। एग्जाम में सवाल कैसे आया यहां से देखो, कितना बढ़िया सवाल बना, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने पूछा, एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही उत्तर का चुनाव करना था। देखो सवाल दोबारा बोल रहा हूं, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, फेरे की संख्या किसमें ज्यादा होगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर इसका उत्तर होगा एचवी, क्योंकि फेरे बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ जाता है। याद रखना जैसे किसी की शादी हुई, नई शादी हुई, तो शादी हुई तो भैया जैसे ही उसने फेरे लगाना शुरू किया, पंडित जी ने 7 फेरे लगा दिए, 7 फेरे लगाने के बाद में अब उनके बीच में क्या होगी, वोल्टेज बढ़ गई। अब पत्नी को गुस्सा करने का अधिकार है, क्यों है अधिकार, क्योंकि भैया फेरे लग चुके हैं और फेरे लगने का मतलब होता है वोल्टेज में, वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फेरे जितने बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ती जाएगी और ज्यादा ही लगा दिए तो भैया वाइंडिंग जल जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं लगाने हैं, नॉर्मल रखने, इसलिए 7 फेरों से काम चला लिया। और इसी को समझना है, कितना इजीली आप लोगों ने डिस्कशन किया, पंडित जी ने 7 फेरे लगाए, वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया तो क्या हो गया, अब पत्नी को गुस्सा करने का अधिकार मिल गया। तो आपको समझना है एलवी और एचवी को समझना है, तो आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया, एलवी और एचवी को डिस्कशन करना है। एलवी मतलब फेरों की संख्या कम तो वोल्टेज कम, एलवी। एचवी का मतलब फेरों की संख्या ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। तो आप लोगों ने यहां पर डिस्कशन किया, हमारा जो टॉपिक था वो था एलवी व एचवी वाइंडिंग। बिल्कुल इजीली आप लोगों ने डिस्कशन किया एलवी और एचवी वाइंडिंग के बारे में। आगे बढ़े, आगे और भी चीजों के बारे में हम लोग, देखो कितनी इजी चीज है, जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होगी उसे उसकी वोल्टेज अधिक होगी और इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, एचवी वाइंडिंग। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एचवी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है, देखो याद रखो फेरों की संख्या कम होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलवी या एलटी वाइंडिंग। कितना इजीली आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया, यानी कि दोनों के चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगला आता है हमारे सामने, ट्रांसफार्मर की कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के अंदर 2 ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक तो होता है, वैसे तो ट्रांसफार्मर का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ट्रांसफार्मर में क्या चीजें होती है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर मुख्यतः जो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका ना देखो कितना इजीली हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो भाग है ना प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोर, याद रखना। और इसे क्या बोलेंगे, वाइंडिंग बोलेंगे।
तो देखो हम लोग छोटी सी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वाली स्लाइड से आपकी बहुत सारी मुसीबतें हल होने वाली है। देखो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, कोर। कोर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, कोर और शेल। सिंपल सी बात है, शेल कैसी होती है, ऐसे दिखाई दे रही है आपको, ये शेल प्रकार की कोर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये किस प्रकार की कोर है, ये कोर प्रकार की कोर है। और अगर आपसे और पूछा जाए और कौन सी होती है, तो बेरी प्रकार की भी होती है, जिसे बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो मैं अभी आपको डिस्कशन करवा रहा हूं यहां पे, व्हाट इज कोर एंड टाइप्स ऑफ कोर, यानी कि कोर क्या होती है और कोर कितने प्रकार की होती है। तो पहला हमारा डिस्कशन करते हैं, कोर क्या होती है। प्यारे बच्चों, ये जो कोर होती है, देखो कोर को हम लोग बिल्कुल इजीली डिस्कशन करेंगे, यहां से आराम से आपको चीजें समझ में आएगी और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से डिस्कशन करने वाले हैं, उसी को उठाते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। ये जो कोर होती है प्यारे बच्चों, ये ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को, इसे क्या बोल दोगे, अगर इससे सप्लाई ले रहे हैं तो देखो वोल्टेज सोर्स जुड़ रहा है, और अगर यहां से लोड जुड़ा हुआ है तो याद रखना इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी। इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंग को चुंबकीय रूप से जोड़ने का काम, किस रूप से जोड़ने का काम, चुंबकीय रूप से जोड़ने का काम कौन करती है। पहली बात तो आप कहोगे सर इसे बोलते हैं कोर। कोर क्या होती है, कोर का मतलब है यह ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को चुंबकीय रूप से एक दूसरे से संबंधित करती है। आपको याद रखना है, यहां से यहां पर विद्युत नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन चुंबकीय रूप में कोई राशि यहां से यहां तक गमन कर पाएगी, और उसे बोलोगे आप लोग फ्लक्स। क्या बोलोगे, फ्लक्स। तो एक छोटी सी बात आपके दिमाग में आई कि कोर का काम क्या होता है। कोर क्या होती है, कोर जो होती है वो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जोड़ती है। आप कहोगे सर ये किसकी बनी होती है, यह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन स्टील। याद रखना ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ गया, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है कौन, ट्रांसफार्मर की कोर। आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर की कोर में ये सिलिकॉन कितना प्रतिशत मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो प्यारे बच्चों, सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो होती है 3.8